हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपके ही अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में, जहां पर मिलता है आपको कंप्लीट स्कूल एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, और इन दिनों हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे चैप्टर तरलों के यांत्रिकी गुण की। मतलब इस चैप्टर के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से लिक्विड के ऊपर प्रेशर काम करता है, किस तरीके से अगर हमने कोई एक्सेसिव फोर्स लगाया तो लिक्विड इंटरनली क्या महसूस करता है। इन सभी चीजों की हमें डिस्कशन करनी है। तो चलिए ना हम डिस्कस करके आ जाते हैं इस सेशन में पास्कल के नियम को, क्योंकि पास्कल ने बड़े ही इंपॉर्टेंट से नियम दिए हमारे लिए, जिसके बेसिस पर हमें लिक्विड्स को समझना या फ्लूइड्स को समझना बड़ा ही आसान हो गया। तो पास्कल्स लॉ पढ़ेंगे और पास्कल्स लॉ के बहुत सारे यूटिलाइजेशंस पढ़ेंगे, क्योंकि पास्कल्स लॉ के जो अनुप्रयोग है ये और बेहतरीन है। ये जो हाइड्रोलिक लिफ्ट है ना, जिसपे इजीली आप चढ़ जाते हैं, ठीक है, या फिर आप ये देख रहे हैं ना, ये आपके भैया एक बड़ा ही फेमस था वो जेसीबी, बहुत ही फेमस वर्ड है ना भैया जेसीबी। खैर नाम ही नहीं है बेचारा उसका, जेसीबी कंपनी का नाम है और बेहतरीन लगे हुए लोग। खैर तो उसकी भी बात करने वाले हम कि वो किस तरीके से काम करता है, आखिर कौन सा ऐसा गेम हो रहा है वहां पे। ये सब कुछ पास्कल्स लॉ के ऊपर बेस्ड है भैया। शुरुआत करते हैं हम इस सेशन के एंड डिस्कस करते हैं सबसे पहले तो उन पास्कल चाचा को, है ना, क्या कहते भैया, पास्कल कौन थे, कैसे थे। तो भैया ऐसे थे, देख लो, बढ़िया एकदम मस्त वाले, लंबे घुंघराले बालों वाले, है ना। आओ चलो देखते हैं। फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे भाई ब्लेजी पास्कल, है ना। तरल दाब का विस्तृत अध्ययन किया था और 1653 में ही उन्होंने तरल दाब से संबंधित एक नियम प्रतिपादित किया, जिसको हम पास्कल्स लॉ कहते हैं, पास्कल का नियम कहते हैं। 1653 में ये चीज आ चुकी थी भाई, काफी पुरानी हो चुकी है अगर हम अभी के हिसाब से बात करते हैं। और इन्होंने इसके अंतर्गत बहुत सारी स्टडीज की थी लिक्विड प्रेशर के बारे में, अल्टीमेटली फ्लूइड प्रेशर में कह लूं। हालांकि मैं लिक्विड इसलिए बोल लेता हूं क्योंकि इस चैप्टर के अंदर में बात तो हो रही है फ्लूइड की, मतलब गैस और द्रव दोनों की बात हो रही है, लेकिन अल्टीमेटली डिस्कशन द्रव की ही चल रही है, लिक्विड की ही चलने वाली है। तो चलेगा, कोई बात नहीं। तो देख लिया भैया, दर्शन हो गए इनके, है ना। तो इनके द्वारा किए गए जो काम है उसके ऊपर भी हम बढ़ते हैं जरा। तो चलिए क्या कहा इन्होंने कहा अगर गुरुत्व की उपेक्षा कर दे, अगर गुरुत्व को हटा दें, ठीक है ना, तो किसी लिक्विड के अंदर सभी जगह पे जो प्रेशर होगा वो सेम रहेगा। क्या कहा, देखिए, यदि गुरुत्व की उपेक्षा कर दे तो संतुलन की स्थिति में तरल प्रत्येक बिंदु पर एक समान दाब लगाता है, या फिर बंद द्रव के किसी भी भाग पर आरोपित दाब द्रव द्वारा सभी दिशाओं में एक समान रूप से उसी परिणाम में संचलित हो जाता है। क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर एक कंटेनर है, इसमें जी के मान की उपेक्षा कर दें तो दाब जो अभी हम लोगों ने निकाला था HDG होता है। क्या होता है, HDG होता है। ये कब निकाला हमने, तो हमने इसको प्रीवियस वन सेशन में निकाला, जहां पर हमने समझा कि H जो है ये गहराई है, D जो है द्रव का घनत्व है, और ये संतुलन की स्थिति में कब कहलाता है भाई, तो संतुलन की स्थिति में कहलाने का मतलब है कि इसके सतहों द्वारा उतने ही अमाउंट के परपेंडिकुलर फोर्स इसके ऊपर लगाई जा रही होगी जितना ये लिक्विड लगा रहा होगा इसके ऊपर। इसके अंदर में अगर कोई लिक्विड भरा हुआ है तो लिक्विड जितना फोर्स लगा रहा होगा इनके सतहों पर, उतना ही ये भी लगा रहे होंगे लिक्विड के ऊपर। ये होता है संतुलन की अवस्था में, ठीक है। जहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर ये संतुलन की अवस्था में है तो किसी भी बिंदु पर f cos थीटा और f sin थीटा, इन दोनों की वैल्यू जो होने वाली है वो कितनी होने वाली है, 0। और f cos थीटा जहां पर 0 होता है मतलब थीटा इक्वल्स टू हाउ मच, 90 डिग्री। मतलब लंबवत बल अगर काम कर रहा है सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर, तो वो संतुलन की स्थिति में है भैया। और अगर ये संतुलन की स्थिति में है तो इस कंडीशन में अगर मैं दाब के लिए मैं समीकरण लिखूं तो लिखूंगा क्या, HDG, H गहराई, D द्रव का घनत्व, और G तो सबको पता है गुरुत्वीय त्वरण, यह गुरुत्वीय त्वरण। अब भैया अगर मैंने आपसे कह ही दिया कि यहां पर H जो है, D जो है और G जो है, इनमें से G को नगण्य मान लीजिए, G को नगण्य क्या, उपेक्षा कर दे, हटा दीजिए, भूल जाइए। तो अगर G को मैं हटा दूं, G की उपेक्षा करने पर P जो होगा वो HD के बराबर हो जाएगा, और अगर ये इसके बराबर होगा तो हाइट तो इस लिक्विड के सेम है,
डेंसिटी जो घनत्व है इसकी वो भी सेम है, तो सभी जगहों पर दाब जो होगा एक समान होगा। मतलब उनका ये कहना था कि ये अगर एक पॉइंट P1 ले लिया तो यहां पर भी दाब उतना ही होगा, P2 पर भी उतना ही होगा, यहां P3 ले लिया वहां पर भी, यहां पर एक P4 ले लिया वहां पर भी। आप इस पूरे लिक्विड के अंदर कहीं पर भी चले जाइए, सभी जगहों पर दाब का मान समान होता है। या दूसरे शब्दों में कहें तो कह रहे हैं किसी भी भाग पे अगर आपने एक दाब आरोपित कर दिया तो द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान रूप से उसी परिणाम में संचरित हो जाएगा। मतलब अगर कहीं पे दाब आरोपित किया है तो ये संचरण देखिए सभी दिशाओं में होगा और समान रूप से होगा। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ आपने जो भी दाब लगाया है वो संचरित हो जाएगा। रीजन भी है ना, क्योंकि हम कहते हैं ना कि ये हमारा कैसा है भाई, ये हमारा स्केलर क्वांटिटी है ना, अदिश राशि। अदिश राशि मतलब इसमें डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस है ही नहीं। चलिए बढ़ते हम जरा और आई की तरफ, जरा हम एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके ले आते हैं कि जो पास्कल चाचा ने कहा था वो सही कहा था या नहीं कहा था, क्या था कैसा था। चलिए देखते हैं क्या बोला इन्होंने कहा भैया एक कंटेनर लो, ऐसा ये हमने एक कंटेनर लिया, इसके अंदर भी एक सिलेंडर रखा, और कैसा ये सिलेंडर है भैया, ये सिमेट्रिकल है बिल्कुल, है ना, एक समान सिलेंडर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये जो अनुप्रस्थ काट का इसका जो क्षेत्रफल है उसको हमने कह दिया ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो इसके दो किनारे होंगे, ऐसा ऐसा तिरछा करके मैंने इसके अंदर में डुबा दिया, तो आपको दिख रहा होगा कि यहां से यहां तक की जो हाइट है वो अलग दिख रही है और ये जो हाइट है ये वाली अलग दिख रही है। लेकिन मुझे इन सभी चीजों से फर्क पड़ता ही नहीं है, ऐसा ही तो कहा उन्होंने। तो मैंने क्या किया, एक कंटेनर लिया, उसमें एक लिक्विड भरा और उसके अंदर एक सॉलिड, एक ठोस बेलन को डुबा दिया। बेलन को जब डुबाया तो इसके दोनों तरफ के दोनों अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल जहां पे है, इधर O1 और इधर में O2, क्या हो रहा है जरा देखिए। मान लीजिए किसी पात्र में द्रव भरा हुआ है और उसके अंदर O1 तथा O2 कोई दो बिंदु हैं। O1 और O2 अक्ष वाले एक लंब वृत्तीय बेलन की कल्पना करें। अल्टीमेटली ये जो दिख रहा है ना आपको, ये लंब वृत्तीय बेलन, ये ऐसा कुछ होता नहीं है, हम कंसीडर करते हैं, कल्पना कर रहे हैं, ठीक है। हमारे लिए तो सिर्फ और सिर्फ ये दो बिंदु है ना, एक यहां पर O1 और एक यहां पर O2, बट आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक बेलन डुबा दिया। चलिए इस बेलन के दोनों फलक वृत्तीय होंगे जिनकी केंद्र O1 तथा O2 है। ये जो बेलन जो डूबा हुआ दिख रहा है आपको, इसका केंद्र O1 और O2 है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों के सेम है। तो काल्पनिक बेलन के अंदर द्रव विराम की स्थिति में है, अतः बेलन के बाहर के द्रव द्वारा बेलन पे लगने वाले बल इसकी सतह के लंबवत होंगे। यहां पे जो इस बेलन के अंदर में जो द्रव होगा वो विराम की स्थिति में है, ये पूरी लिक्विड संतुलन की स्थिति में है, ये पूरा ये द्रव जो है ये किसमें है, संतुलन की अवस्था में है, संतुलित अवस्था, ऐसा लिख देता हूं। अगर ये पूरा संतुलित अवस्था में है तो संतुलित अवस्था में होने का मतलब क्या होता है भाई, तो अगर ये पूरा का पूरा है ना संतुलन की अवस्था में है, इसका मतलब हमेशा जो फोर्सेस लगते हैं वो परपेंडिकुलर लगते हैं, लंबवत बल लगते हैं। तो इसके द्वारा जो लग रहा है बल वो कैसा लग रहा है, लंबवत। अब लंबवत अगर बल लग रहा है ना, अगर इसमें लंबवत बल लग रहा है तो मैं कैसा कंसिडर कर सकता हूं, चलिए जरा देखिए, हम आते हैं अगले पार्ट में, हम डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, कहते चूंकि द्रव संतुलन में है, काल्पनिक बेलन के वक्र पृष्ठ पर लगने वाले समस्त बलों का योगफल कैसा हो जाएगा, सुनिए। मतलब क्या होगा, लग तो रहा परपेंडिकुलर, जैसे एक फोर्स इधर से ये लग रहा है तो एक फोर्स इधर से लग रहा है, ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज, ये एक इधर से लग रहा है, एक फोर्स इधर से लग रहा है, ये भी एक दूसरे को न्यूट्रलाइज, ये एक फोर्स इधर से, एक फोर्स इधर से, ये भी न्यूट्रलाइज, ये इधर से तो ये भी एक दूसरे, मतलब ये हमेशा एक दूसरे को फोर्सेस क्या करते जा रहे हैं, न्यूट्रलाइज करते जा रहे हैं, ठीक है। अगर इनने न्यूट्रलाइज कर दिया मतलब इसके ऊपर काम करने वाला समस्त बलों का योग कैसा होगा, शून्य, क्योंकि संतुलन की अवस्था में है भाई। तो O1 के केंद्र वाले वृत्तीय फलक पर कार्य करने वाला बल F1 हो तो O1 के केंद्र वाले फलक पर दाब जो होता है वो बल बटा में क्षेत्रफल होता है। दाब जो होता है ये क्या होता है, बल बटा में क्षेत्रफल, ये होता है बल बटा में क्षेत्रफल। तो भैया कितना हो जाएगा, P1 F1 अपॉन में A1, है ना। P1 कितना हो जाएगा, F1 अपॉन में A1, यानी ये O1 पे जो लगने वाला जो प्रेशर है यहां पर जो दाब है वो हो जाएगा हमारा F1 अपॉन में A।
अब A1 क्या है, मतलब A ही है, दोनों तरफ जो सिलेंडर लिया वो सेम लिया है ना। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इधर भी उतना ही है, इधर भी उतना ही, एक ही सिलेंडर है भाई, तो दोनों तरफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, A है। तो मैं कह सकता हूं क्या कि यहां पर F जो होगा F1 P1A होगा, ऐसा कुछ कहना चाह रहे। देखिए ये पूरी कहानी ऐसी चल रही है, पास्कल का नियम। ये कंटेनर है, इसके अंदर में लिक्विड भरी हुई है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं भाई, तो ऊपरी सतह तो हटा ही दें। क्या करा हुआ है इसके अंदर कि हमने जो बेलन रखा हुआ है उसको और प्लॉट कर लेते हैं। ये O1 था और ये O2 है, ये O1 था और ये O2 है, ठीक है ना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका भी A है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका भी A है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका भी A और इसका भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। अगर दोनों तरफ A दिख रहा है तो हमने कह दिया कि भैया जो हमारे O1 पे लगने वाला बल है ना, O1 पर लगने वाला दाब, हमने लिखा कि भैया प्रेशर 1 जो होगा वो बल बटा में क्षेत्रफल होगा, अर्थात P1 जो होगा वो F1 अपॉन में A होगा। यानी यहां से F1 अगर निकालेंगे तो वो क्या होगा, P1 टाइम्स ऑफ A होगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार हम बात करते हैं O2 पर लगने वाला दाब। इसी प्रकार O2 पर लगने वाला दाब, तो O2 पर जो लगेगा दाब उसकी भी बात अगर करेंगे तो फॉर्मूला तो सेम होगा ना, क्या, दाब बराबर बल बटा में क्षेत्रफल, इसमें तो कोई परिवर्तन आना ही नहीं है। अच्छा, अगर ये सेम हो गया तो और आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं P2 की बात। तो P2 इक्वल्स टू कितना होगा, P2 इक्वल्स टू कितना होगा भाई, तो ये आप लिखेंगे F2 अपॉन में A। तो F2 इक्वल्स टू हो गया भाई P2 टाइम्स ऑफ A, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड दे देते हैं। मतलब यहां पर F2 जो फोर्स लग रहा है वो P2A है, यहां पे जो लग रहा है वो क्या लग रहा है भाई, P2A। यहां पे जो लग रहा है ये क्या है, P2A, और यहां पर जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है भाई, तो यहां वाला जो फोर्स है वो लग रहा है हमारा P1A। एक तरफ P2A है, एक तरफ P1A है। चलिए अब क्या काम कर लिया जाए, तो अब हो चुका है हमारा काम। मैं क्या कहता हूं कि देखिए, चूंकि द्रव संतुलन की स्थिति में है, अर्थात सभी बिंदुओं पर द्रव के अंदर बल का मान समान होगा। क्या होगा, द्रव के अंदर सभी बिंदुओं पर जो बल का मान होगा, जो फोर्स का मान होगा वो सेम होने वाला, वो चेंज नहीं होता। तो जब बल का मान समान होगा तो लीजिए, आइए मैं कहता हूं अतः समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या कह लेंगे भैया, समीकरण 1 तथा 2 से, तो आप कहेंगे कि भैया F1 जो है वो बराबर हो जाएगा F2 के। अगर F1 F2 के बराबर हो गया, इसका मतलब हो गया कि P1A इज इक्वल्स टू P2A, A से A कैंसल हो गया, मतलब P1 इक्वल्स टू P2। अर्थात दाब भी सभी बिंदुओं पर
समान होगा। यही बताया भैया पास्कल ने। इसी को हम पास्कल्स लॉ कहते हैं। क्या कहा उन्होंने कि एक लिक्विड के अंदर कोई भी 2 पॉइंट मान लीजिए, हमने यहां पर 2 पॉइंट माना था, क्या O1 और O2, इन दोनों पॉइंट्स पर हमने देखा कि फोर्स जो लगना है संतुलन की अवस्था में तो सेम लगना है। अगर वो फोर्स सेम लग रहा है मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों जगहों का सेम है, तो प्रेशर भी जो होगा वो कैसा होगा, सेम होगा। हाँ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज करेंगे तो चेंज हो जाएगा। देखिए अगर मान लीजिए आपने ऐसा कुछ रखा, ऐसा, और इधर में ऐसा, तो भाई इन दोनों सतहों पे लगने वाला दाब अलग अलग हो गया। लेकिन ऊपर वाली कंडीशन में नहीं, जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम होगा तब नहीं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग होगा तब। तो हालांकि यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात कब आएगी भाई, तो हमने तो ये O1 और O2 2 पॉइंट्स कंसीडर किए ना, यहां पर O1 और O2 ये 2 पॉइंट्स कंसीडर है। ये जो सिलेंडर दिख रहा है ये तो काल्पनिक है, ऐसा हम फील कर रहे हैं कि इस तरीके का कोई सिलेंडर होता तो ऐसी चीजें होंगी। क्लियर हो गई होगी बात आई थिंक। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। ये था पास्कल्स लॉ। ठीक, आइए इधर में यही काम कर रहे हैं भाई। F1 इक्वल्स टू P1A लगाया एंड आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जहां पर A बेलन के प्रत्येक वृत्तीय फलक का क्षेत्रफल है, इसी प्रकार O2 केंद्र वाले वृत्तीय फलक पर कार्य करने वाला बल अगर F2 हो तो O2 केंद्र के फलक पर जो दाब लगेगा वो क्या लिखेंगे, P2 इक्वल्स टू F2 अपन में, तो F2 इक्वल्स टू P2A। अब कह रहे चूंकि द्रव संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति मतलब सभी बिंदुओं पर बल का मान कैसा हो जाता है, सेम हो जाता है। F1 इक्वल्स टू क्या होगा, F2। F1 इक्वल्स टू क्या होने वाला है, F2। हर एक जगह पे इस पूरे लिक्विड के अंदर में जो बल का मान होगा वो समान रहने वाला है। तो F1 इक्वल्स टू अगर F2 हो गया तो यहां पर देखिए हम कह सकते हैं F1 मतलब P1A, F2 मतलब P2A, तो ये हो गया P1A इक्वल्स टू P2A। A से A कैंसिल हो गया, P1 इक्वल्स टू P2। मतलब क्या कह रहा हूं मैं, अतः बिंदु O1 और बिंदु O2 पर दाब समान होंगे, किंतु O1 और O2 द्रव के अंदर कोई भी 2 बिंदु है। O1 और O2 जरूरी नहीं अब यही होंगे। O1 O2 यहां बना लो, दिस इज O1, यहां कहीं पे O2, ये 2 पॉइंट्स भी अगर होंगे तो सेम चलने वाली है कहानी। O1 और O2 के लिए ऐसी कंडीशंस नहीं है भाई कि वही 2 पॉइंट, कहीं पर भी पूरे द्रव के अंदर कहीं पर भी आप 2 पॉइंट्स कंसीडर करेंगे चलेगा। O1 और O2 कोई भी 2 बिंदु है, अतः द्रव के अंदर प्रत्येक बिंदु पर दाब एक समान होगा यदि द्रव संतुलन की अवस्था में। 2 बातें सुन लीजिए, संतुलन की अवस्था में द्रव तो बल एक समान है हर जगह पर, और हर जगह जो फोर्स काम कर रहा है वो परपेंडिकुलर फोर्स काम कर रहा है उसके दीवारों पर, और भाई उस लिक्विड के अंदर हर जगह पर जो दाब का मान है, जो प्रेशर का मान है वो भी सेम होने वाला है। पास्कल्स लॉ से प्रूव भी कर लिया कि हर जगह पे जो दाब का मान है वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा, चेंज नहीं होने वाला। क्लियर हो गई बात। आइए अगर इतनी सी स्टेटमेंट क्लियर है तो आते हैं जरा इनके अनुप्रयोग के ऊपर। हम देखते हैं इनकी यूटिलिटीज कैसी कैसी और क्या क्या चीजें हैं जो कि इनके कॉन्सेप्ट पे चलता है। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं इसी की, हाइड्रोलिक लिफ्ट की, है ना। तो देखिए पास्कल के नियम के अनुप्रयोग में हम 2 चीजों की बात करेंगे, एक द्रव चलित लिफ्ट की बात करेंगे, द्रव चलित ब्रेक की बात करेंगे। इन सभी चीजों की डिस्कशन हो रही है। द्रव चलित लिफ्ट का मतलब होता है हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या है, जैसे कि आपने गाड़ियों को उठाने के लिए एक पंप जैसी चीज देखी होगी, उसको हाथ पैर से ऐसा करते हुए दबाते हैं, वो गाड़ी ऐसा लिफ्ट होते जाती है बिल्कुल ऊपर की तरफ। चलो आप कहोगे नहीं देखा, ठीक है चलो कोई बात नहीं। आपने अभी ये तो देखे ना कि जो ट्रैक्टर्स की ट्रॉली होती है या ट्रक की ट्रॉली होती है, वो पूरी की पूरी ट्रॉली ऐसे पलट जाती है ऐसा। ये कैसे होता है, क्यों होता होगा? ये ऐसा वाला ट्रक, चलो भैया है ना, थोड़ी सी पेंटिंग टेस्ट करते हैं। ये ऐसा कुछ ट्रक का जो सेगमेंट होता है हमारा, ये फ्रंट सेगमेंट हो गया, ठीक है, थोड़ा अजीब है, ठीक है, अच्छी कंपनी का नहीं है। ये पीछे वाला जो ट्रॉली होता है, ये वाला ट्रॉली, ये ट्रॉली जो होता है ये ऐसा फ्री रहता है, ठीक है ना। लो अब क्या होता है, तो आपने देखा ये ट्रॉली की ये कंडीशन नॉर्मल कंडीशन है, और थोड़ी ही देर के बाद में जब इसमें से अनलोडिंग करनी होती है तो आपने क्या पाया कि ये ऐसा हो जाता है, ऐसा ऐसा ऐसा। मतलब ये ट्रॉली क्या होती है, अपनी जगह से उठना शुरू हो जाती है, ऊपर उठा सकते हैं। यानी ये ट्रॉली यहां से इस तरीके से उठ जाएगी और उठ करके अपने आप को क्या कर लेता है भैया, अनलोड कर सकते हैं। मतलब
ट्रॉली से अनलोड किया जा सकता है सामान को। तो ऐसा क्यों होता है, कैसे कर पाते हैं, ये आखिर क्या चलता है भाई, कौन सी ऐसी चीज है? तो आपने देखा होगा कि यहां पर कुछ पाइप रहते जो खुलते हैं और इसमें कुछ एरियल जैसा ऐसा कुछ निकलना शुरू होता है, यहां से एक एरियल जैसा ऐसा, फिर इसमें से थोड़ा सा ऐसा पतला सा ये, फिर इसमें से थोड़ा सा पतला सा ये, ऐसा करके कुछ एरियल जैसा खुलता है जिसके ऊपर ये ट्राला उठता है और वापस से वो ट्राला आकर के अपनी ही जगह पर रखा जाता है। मतलब क्या समझ में आ रहा है? कुछ तो ऐसी चीज है ना जो कि इन सभी कामों को करने में हमें मदद कर रही है। तो वही चीज है भाई, उसी तरीके की बात करें हम हाइड्रोलिक लिफ्ट की। जब हमने समझा कि प्रेशर और फोर्स का ये पूरा गेम चल रहा है, किसका भाई? प्रेशर का, और यहां पर फोर्स का पूरा गेम चल रहा है। तो जब प्रेशर और फोर्स का पूरा गेम चल रहा है तो क्यों ना उनका इस्तेमाल किया जाए और बना लिया जाए भैया एक लिफ्ट। तो देखिए हमने एक कंटेनर बनाया, इस साइड पे देखेंगे तो ये एरिया कम है और इस साइड पे देखेंगे तो इसका जो एरिया है वो कैसा कर दिया, ज्यादा कर दिया। बीच में पूरा लिक्विड भर दिया। ये देखिए ये पतली सी जगह है और ये वाली जगह थोड़ी चौड़ी सी जगह है, मतलब यू शेप्ड ऐसा हमने बनाया हुआ है। ये देखिए हम कैसी बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा सेगमेंट बनाते हैं। ऐसा सेगमेंट बनाने से होता क्या है, तो ये देखिए क्या होने वाला है। ये हमने एक तरफ क्या रखा है, तो इस तरफ पे हमने एक पिस्टन बनाया। पिस्टन तो सभी समझते होंगे भैया, पिस्टन अगर नहीं समझ में आता है तो आप ऐसा समझ लो, वो जो डॉक्टर्स सिरिंज लेकर के आते हैं ना इंजेक्शन देने के लिए, उसमें एक रबर की बैंड लगी होती है ऐसा सिरिंज के अंदर में, उसको पिस्टन कह लीजिए। पूरा अरेंजमेंट पिस्टन है। ये देखिए ये ऐसा होता है, ऐसा इंजेक्शन देने के लिए ये छोटी सी पॉइंटर निकली होती है। यहां पे अगर आप देखते हैं तो एक टैप के साथ में ऐसा एक अरेंजमेंट होता है और यहां पे एक रबर की कॉक लगी होती है, इसको ही पिस्टन अरेंजमेंट कहते हैं। उसके जरिए हम क्या कर सकते हैं भाई, तो आप है ना इसमें जो भी लिक्विड भरते हैं, यहां से जब प्रेशर देते हैं तो ये लिक्विड यहां से बाहर निकल जाता है। तो यही है पिस्टन का काम। ये हमारा पिस्टन हो गया। ये इस जगह पे हमने लगानी है कुछ फोर्स और यहां पर भी एक पिस्टन बनाया। ये दूसरे वाले साइड को ऐसे खाली छोड़ने वाले हैं नहीं, इसको भी एक पिस्टन बनाया। ये लीजिए यहां पर भी हमने एक पिस्टन बनाया और इसको भी हमने ऐसा कनेक्ट किया है और यहां पर भी एक बेस बना दिया जिसके ऊपर हम कुछ सामान रखेंगे। मैंने क्या करा, यहां पर इस पिस्टन के ऊपर एक F अमाउंट का फोर्स जैसे एक्सर्ट किया। इस पूरे के अंदर भर देते हैं कुछ लिक्विड। इसके अंदर हमने भर दी लिक्विड और ये लिक्विड की डेंसिटी सेम रहेगी, है ना। ऐसा नहीं कि इसके अंदर में कुछ भी भरे जा रहे हैं। जो लिक्विड भरा है वो यहां से यहां तक पूरा सेम भरा हुआ है। चलिए ये भर गया भैया हमारा इसके अंदर में लिक्विड। अब लिक्विड इसके अंदर भर तो दिया, ये ऊपर से एक पिस्टन लगा है। इधर में हो क्या कह रहा है, तो इसकी ही गणना करनी है। देखिए यहां से जैसे ही आपने किया तो इसको मैं कहता हूं कि इसका एरिया A1 है और इसका जो एरिया मैं कह लेता हूं वो A2 है। एरिया इसका ज्यादा है। A2 जो एरिया है ये A1 से कैसा है, ज्यादा है, ठीक है। और प्रेशर दोनों ही जगहों पे, क्या कहा था, लिक्विड में प्रेशर हर जगह पे कैसा हो जाता है, सेम हो जाता है। तो अगर हमने लिखा कि भैया P1 इक्वल्स टू भैया P2 होता है, तो P इक्वल्स टू आपने दाब बराबर क्या कहा था, तो आपने कहा था होता है बल बटा में क्षेत्रफल। आपने ही कहा था कि बल बटा में क्या हो जाता है, क्षेत्रफल। तो बल बराबर भी तो आप कह सकते हो ना कि भैया दाब इंटू क्षेत्रफल लिखिए ना, ठीक है। दाब बराबर, जब बल बटा में क्षेत्रफल था तो बल बराबर दाब बटा में क्षेत्रफल। तो अब जरा देखिए ये दाब है तो बल बटा में क्षेत्रफल, मतलब क्या, F1A1, इधर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे F2A2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो आपको क्या पता चल रहा है, आपको पता चलेगा F2A1 इज इक्वल्स टू F1A2, यही बनेगा। आप तो एक काम करो, इस F2 को यहीं रहने दीजिए, इसको इधर ले चलिए, तो क्या मिला, A2 अपॉन में A1 टाइम्स ऑफ F1।
A2 अपॉन A1 टाइम्स ऑफ F1। अब एक बात देखिए, A2 ज्यादा है A1 से, A2 जो है ज्यादा है A1 से, A2 ज्यादा है A1 से, तो ये वाला फ्रैक्शन तो बड़ा हो गया। अब F1 एक छोटी वैल्यू भी होगी, है ना, F1 अगर छोटी वैल्यू भी होगी तो आपको कैसा दिख रहा है कि इसका मतलब तो ये हो गया कि भैया ये जो F2 है ये ज्यादा होगा हमेशा F1 से। भाई ये वाला जो फ्रैक्शन है, ये वाला पूरा फ्रैक्शन जो है, इसको थोड़ा सा समझेंगे मैथमेटिकली कि भैया ये जो पूरा का पूरा ये जो फ्रैक्शन है, ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन तो 1 से बड़ा होगा ना। ये A2 बड़ा है A1 से, तो मतलब ये पूरा फ्रैक्शन 1 से ज्यादा होगा। अब 1 से ज्यादा का मतलब क्या, 1 पॉइंट समथिंग कुछ भी करेंगे, अगर इस F1 में इसको गुणा करेंगे 1 से ज्यादा को, तो ये पूरी वैल्यू F से ज्यादा आएगी, मतलब F1 से ज्यादा हो गई। F1 से ज्यादा हो गई मतलब F2 हमेशा F1 से कैसा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। एक बात समझो ना भैया, मैं क्या कहता हूं, ये A2 ज्यादा है मतलब 3 ले लेता हूं। A1 कब है, तो मैं एक काम करता हूं 2 ले लेता हूं। और इस F1 को भी आप बहुत ज्यादा मत लो, आप ले लो 2 ही ले लो, चलो 2 मत लो 4 ले लो, नहीं तो एक जैसे दिखेंगे, 4 ले लो चलो। तो ये 2 से इसको कैंसिल करेंगे 1.5 हुआ ना भैया, 4 इंटू 1.5 करेंगे तो ये तो 6 आया ना। तो ये देखिए, ये किसका मानता है, ये F1 का मानता, ये किसका मानता भैया, ये A2 का मानता, ये किसका मानता, ये A1 का मानता, और ये 6 जो आया वो तो F2 है। F2 देखिए ज्यादा ही तो आया है F1 से, हमेशा आएगा, ये मैथमेटिकल रूल है भाई, कुछ है नहीं, बहुत ही इजी सा काम है, ठीक है। बट ठीक है, हमारे बायो वाले भैया लोग थोड़े से परेशान हो जाते हैं, इसलिए मैं उठा करके आपके लिए एग्जांपल भी पुट कर दिया। तो परेशान बिल्कुल मत होना भैया, अगर कोई फ्रैक्शन 1 से बड़ा होकर के किसी के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है तो अल्टीमेटली ये पूरा रिजल्टेंट बड़ा हो जाएगा, है ना। तो पॉइंट क्लियर हो गया, F2 ज्यादा है F1 से। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि आपने जो यहां पर F1 फोर्स लगाया था, इस पिस्टन को दबाया तो इस लिक्विड के अंदर जो प्रेशर होगा वो सब जगह कैसा होगा, समान होगा, क्योंकि लिक्विड रुका हुआ था, है ना, फिक्स है। तो इसके कारण ये लिक्विड ने, आपने यहां पे जो फोर्स लगाया उसने इसको दिया, ट्रांसफर किया। अब वापस से वही चीजें मेरे को यहां पर मिलने लग गई, किस दिशा में, ऊपर की दिशा में। तो यहां पे मुझे क्या होगा, F2 ऊपर की दिशा में लगता हुआ दिखेगा। तो F2 क्या दिख रहा है, ज्यादा दिख रहा है ना, यानी आपने यहां पे कम बल लगाया और यहां पे कोई भारी भरकम सी चीज आपने उठा ली, है ना। क्या उठा ले, चलो भैया आज ड्राइंग टेस्ट है चलो अच्छी से बनाइए भाई, बुरा मत मानना। ये लो, या मस्त वाली कार है ना, ठीक है। चलो भाई, अपने इतनी भारी भरकम कार को भी क्या किया, यहां से कम बल लगा करके उठा लिया। ये F1 का, मैंने F2 ज्यादा है। तो ये हाइड्रोलिक लिफ्ट का कॉन्सेप्ट, वो उतना बड़ा सा ट्रक जो था उसके अंदर खूब सारा सामान भरा था, उसको भैया अनलोड करना बड़ा टफ होता। तो उसमें एक एरियल जैसा ओपनिंग्स आपको देखने को मिलता है। आप अगर ध्यान से अब से देखना, है ना, आपने तो देखिए आपको ऐसी एक इस तरीके से अरेंजमेंट्स देखने को मिलती है। ये एक चौड़ा सा मिलेगा, फिर इसके अंदर से जो खुलता है वो कैसा दिखेगा भाई, तो ये कंपैरेटिवली इसका एरिया क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फिर इसके अंदर से जो खुलता है उसका एरिया और कम हो जाता है, फिर उसके अंदर से जो ओपन होगा उसका एरिया और कम हो जाएगा। ऐसा करते करते ये पतला होता जाता है, जैसे रेडियो में एरियल्स नहीं निकलते थे उस तरीके से। ये क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जैसे जैसे आप जा रहे हैं, यहां से ऊपर की तरफ आप जैसे जैसे जा रहे हैं, यहां से आपने, है ना, एरिया जो है वो कम करते चलेगा, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंगली यहां पर ये पूरा फोर्स लगने वाला है। तो क्लियर हो गई होगी बात। चलिए, अगर ये बातें क्लियर है तो जरा आते हैं हम अपने स्टेटमेंट्स पे। तो यहां पर दिख रहा होगा यही सेम अरेंजमेंट है। ये जो अरेंजमेंट्स आपको दिख रहे हैं, ये अरेंजमेंट कैसे अरेंजमेंट है, सेम तरीके के अरेंजमेंट है। इस पे आपने F1 फोर्स लगाया हुआ है, ये कम एरिया है, यहां पर एरिया ज्यादा है, तो आपने एक हेवी कार को भी यहां पर लिफ्ट कर लिया है। यही कॉन्सेप्ट है हमारे द्रव चलित लिफ्ट का, यानी हाइड्रोलिक लिफ्ट का। तो देखिए क्या कह रहे हैं भाई, ये कह रहे हैं कि यह पास्कल के नियम पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से बहुत वस्तुओं को, जैसे कार, जीप आदि को कम बल लगाकर ऊपर उठाने में किया जाता है। आपने कम बल लगाया, फिर भी आपने इसको ऊपर उठा लिया। इमारत अथवा ब्रिज निर्माण में गार्टर आदि वस्तुओं को उठाकर आवश्यकता अनुसार ऊंचाई तक ले जाने में द्रव चलित लिफ्ट का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोलिक लिफ्ट भाई बहुत काम की चीज हो गई। बहुत कम फोर्स में हम बहुत ही हेवी चीजों को इजीली उठा पा रहे, अदरवाइज उसको उठा के ले जाना बड़ा मुश्किल का काम हो जाता है।
ठीक है, इस पर बेस्ड है ना आपको स्कूल में कई सारे आप देखोगे ना प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे आपने, उम्मीद करता हूं आपने बनाए होंगे। जो पोकलेन मशीन होती है जिसको आप जेसीबी के नाम से जानते हो, ठीक है ना, वो क्या होती है भाई, उसके अंदर में ना ऐसे ही बहुत सारे प्रेशर के जरिए, मतलब प्रेशर कह लूं या फिर मैं आप कहोगे उसमें पाइप यूज किया जाता है, वो पाइप अल्टीमेटली कुछ फ्लूइड भरी होती है उसके अंदर, वो फ्लूइड के जरिए ही हम ये पूरा काम कर रहे होते हैं, है ना। अब क्या होता है कि हर एक फ्लूइड सेम तरीके का प्रेशर झेल नहीं सकता ना, तो इसलिए फ्लूइड डिसाइड करनी पड़ती है कि कौन सी फ्लूइड भर जाए। नहीं तो पता चले आप है ना वो ट्रैक्टर्स के ट्रॉली में जो यूज होता है ना, जो फ्लूइड, उसकी जगह उठा के उसमें पानी भर दो तो भैया कुछ नहीं होगा उससे, है ना, नहीं उठा पाओगे। तो डिसाइड करनी पड़ती है, उसकी डेंसिटी डिसाइड करनी पड़ती है, वो मटेरियल डिसाइड करना पड़ता है, फिर उस फ्लूइड का हम यूज करते हैं। लेकिन है तो बड़ी काम की चीज ना। वो पोकलेन मशीन की जो मैं बात कर रहा था, वो भैया आपने है ना इजीली बना लोगे। कई सारी सिरिंज यूज होती है जो डॉक्टर्स यूज करते हैं ना मेडिकल यूजेस में, उसको आप यूज करके पतले पतले पाइप्स कनेक्ट करके वैसा आर्म्स बना सकते हैं। आप एक बार सर्च करना, आपको बिल्कुल मिलेगा ये, है ना, बहुत आसानी से मिल जाएगा। और आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा कि आप किस तरीके से उसके अंदर में ना अलग अलग फोर्सेस लगा करके, अलग अलग सिरिंज को ट्यून करके आप उसे किस तरीके से काम करा पाते हो। क्योंकि भैया जो मशीन चला रहा होता है वो तो भाई कुछ गियर साथ में रखता है, उसकी वजह से ही वो क्या करता है, वो ऐसा करके उठा भी लेती है किसी चीज को, फिर ले जाके कहीं पे पुटअप भी कर देती। ये सारे काम करने के लिए क्या कर रहा है भाई, तो ये सब कुछ हो रहा है किसकी वजह से, हाइड्रोलिक लिफ्ट के पीछे जो कॉन्सेप्ट पड़ा था उसी तरीके का कॉन्सेप्ट वहां पर भी लागू होता है। आइए जरा देखते हैं हम और क्या हुआ इसमें, कैसे बनाते हैं इसको। तो इसकी बनावट है, देखिए चित्र के अनुसार द्रव चलित लिफ्ट प्रदर्शित है। इसमें भिन्न भिन्न अनुप्रस्थ परिच्छेद के दो बेलनाकार नलियां ए और बी होती हैं। एक नली ए और एक नली बी, दोनों का अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल जो है वो अलग अलग है, जो हमने इधर ही बनाई। देखिए इधर में कम रखा, उधर में ज्यादा रखा, ठीक है। जो क्षैतिज नली सी के द्वारा आपस में जुड़ी रहती है, एक हॉरिजॉन्टल नली ये रही सी, इसके द्वारा ये जुड़ी हुई है। और जल अवरोधक पिस्टन P1 और P2, इधर में भी P1 लगा, उधर में P2 लगा, ये दोनों तरफ पिस्टन्स लगे। पिस्टन P1 के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कम और पिस्टन P2 के अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल का अधिक होता है। P1 कम होगा क्योंकि इस साइड में तो पाइप भी कम है ना भाई, और उस साइड में ज्यादा है तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा। जिस वस्तु को ऊपर उठाना होता है उसे पिस्टन P2 पे, राइट हैंड साइड वाले पे, एरिया जिसका ज्यादा होता है उस साइड पे, क्योंकि फोर्स वहां ज्यादा लगने वाला है, ऊपर बने प्लेटफॉर्म पर रखा जाता है तथा पिस्टन P1 पर बल लगाया जाता है। और इस नली में जो भरा है वो कैसा है, जल भरा है। और जल में एक कहानी है ना, हवा क्यों नहीं भर दिया, तो हवा के लिए हमने बात करी, वायु के लिए बात करी, गैस के लिए बात करी कि वो कंप्रेसिबल होता है। मैं फोर्स लगाऊंगा तो वो खुद को कंप्रेस कर लेगा, जो कि आपके पंप, हवा भरने की पंप में जो होता है, आप उतनी सारी एयर को क्या करते हैं, प्रेशराइज करके कंप्रेस कर देते हैं ना थोड़े से में, तो एयर वहां पे कंप्रेस हो जाती है, ठीक है ना। इसीलिए हम एयर को नहीं इसमें रखते, इसमें क्या रखते हैं, लिक्विड। लिक्विड रखने से क्या होता है, ये इनकंप्रेसिबल है, ये संपीड़ितता नहीं होती इसमें, ये संपीड़ित नहीं होते, कंप्रेस नहीं होंगे। तो जो आपने फोर्स यहां पे एग्जर्ट किया है वो पूरा का पूरा सेम टू सेम इधर साइड में मिलेगा। ये लिक्विड अपने खुद के आयतन में चेंज करने के लिए, खुद के शेप में चेंज करने के लिए कुछ भी खर्च नहीं करने वाले। अदरवाइज ये खुद में ही खर्च करने के लिए कुछ, मतलब खुद में ही चेंज करने के लिए कुछ खर्च कर लेती तो वो चीजें मुझे इस F2 पर देखने को मिलता ही नहीं, क्योंकि इसमें विकृति हो गई लिक्विड में, इसीलिए यहां पर लिक्विड यूज करते हैं। क्लियर है। अब चलिए, सिद्धांत कहता है कि मान लीजिए P1 के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1 तथा पिस्टन P2 के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A2 है। A2 जो है वो A1 से ज्यादा है, साफ सुथरा दिख रही है, A2 जो है A1 से ज्यादा। तो कह रहे हैं कि P1 पर नीचे की ओर बल F1 लगाया जाता है और इस पिस्टन द्वारा जल पर आरोपित दाब जो होगा P, वो होगा F1 अपॉन में A1। P जो होगा वो क्या होगा, F1 अपॉन में A1। उसी तरीके से जब हम दूसरे तरफ चलेंगे तो देखिए पास्कल के नियमानुसार यह दाब पिस्टन P2 को संचरित हो जाता है। मतलब भाई इन्होंने क्या कहता है, जो आप इधर में एक्सेसिव प्रेशर लगाएंगे वो इस लिक्विड के हर एक पॉइंट पे सेम टू सेम वितरित हो जाता है। तो हर एक पॉइंट पे सेम टू सेम वितरित होने का मतलब क्या है कि जो आपने यहां पर P1 अप्लाई किया है वो यहां पर भी, 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 तो यहां पर भी सभी जगह पे सेम चल रहा है ना, तो यहां पर भी सेम चलेगा। तो P2 पर इस दाब के कारण ऊपर की ओर एक बल F2 लगता है जो पिस्टन P2 को ऊपर उठाने लगता है। आप कहोगे तो इसको क्यों नहीं उठा दिया, भाई इसको फ्री छोड़ा नहीं है ना, ये पिस्टन है, इसको फ्री छोड़ा है। और ये पिस्टन कायदे से तो कहते हैं फ्रिक्शन लेस है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, फ्रिक्शन होगा।
बट स्टिल बहुत मिनिमम फ्रिक्शंस होते हैं। तो ये पूरा का पूरा यहां पर जाकर के F2 ऊपर की तरफ लगने लगा और यहां पर जो भी हेवी चीज रखेंगे दूसरे साइड पे उसको उठा देगा। तो देखिए नियमानुसार जो हमने अभी डराइव किया वही बातें लिखी हुई है। किस प्रकार P2 ऊपर की ओर लगने वाला बल जो F2 होगा, दाब इंटू क्षेत्रफल, तो F1 अपॉन में A, दाब कितना लगा, F1 अपॉन में A इंटू क्षेत्रफल A2, मतलब F1 A2 अपॉन A1। A2 जो है ये ज्यादा है तो F2 ज्यादा होगा। ये हमने स्टेटमेंट कर लिया, आपको घबराने की जरूरत नहीं, ये कर लिया। ठीक है, चलिए F2 क्या होगा भाई, हमेशा ज्यादा होगा। जो सेकेंडरी तरफ में लग रहा है फोर्स वो ज्यादा होगा, पहले वाले पे कम लग रहा है। तो देखिए इसी प्रकार कम क्षेत्रफल वाले पिस्टन पर कम बल लगाकर अधिक क्षेत्रफल वाले पिस्टन पर अधिक बल प्राप्त किया जाता है। यही द्रव चलित लिफ्ट का सिद्धांत है। ठीक है, हाइड्रोलिक लिफ्ट का यही कॉन्सेप्ट है क्या भाई, कि कम क्षेत्रफल वाले पिस्टन पर कम बल लगाइए और अधिक क्षेत्रफल वाले पिस्टन पर अधिक बल प्राप्त कर लीजिए। यह है हमारे द्रव चलित लिफ्ट का सिद्धांत। बहुत ही आसान हो गया ना। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि कम बल लगा करके मैं दूसरी तरफ ज्यादा बल प्राप्त कर पा रहा हूं, तो मैंने कहा ना कम बल लगा करके उधर साइड में बहुत सारा काम करा लिया उससे, ठीक है, फोर्स ज्यादा प्राप्त कर पा रहा हूं। तो यह है पास्कल के हाइड्रोलिक नियम, जो हाइड्रोलिक लिफ्ट है इसी प्रिंसिपल पे चलती है। पास्कल के जो लॉ थे उसी के अकॉर्डिंगली चल रही भाई। 1653 में दे दिया था उन्होंने, ठीक है ना। आइए जरा हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं, हम जरा कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो एक क्वेश्चन है यहां पे कि किसी कार लिफ्ट में संपीड़ित वायु 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के छोटे पिस्टन पर F1 बल आरोपित करती है। इस बल के कारण उत्पन्न दाब 15 सेंटीमीटर त्रिज्या के दूसरे पिस्टन पर संचालित हो जाती है। मतलब पहला जो R1 जो दिया गया है, ऐसा लिख लेता हूं। पिस्टन तो समझ में आ ही गया होगा कि जो यू शेप्ड का जो पिस्टन बनाया था, ये इधर समझ लीजिए, ये जो हमने पिस्टन बनाया, एक पिस्टन छोटा है दूसरा पिस्टन बड़ा है। तो जो पहले पिस्टन पे जो हमें दिया जा रहा है वो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो भैया त्रिज्या हमारे पास में गिवन है, त्रिज्या मतलब R1 हमारे पास में गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो इसको 5 × 10⁻⁻² मीटर लिख ही लेते हैं ना। चलिए, छोटे पिस्टन पर F1 बल आरोपित करती है। इस बल के कारण उत्पन्न दाब 15 सेंटीमीटर त्रिज्या के दूसरे पिस्टन, मतलब वो F2 की तरफ दूसरे पिस्टन पे चली गई। तो R2 जो दिया गया है वो है 15 सेंटीमीटर, अर्थात 15 × 10⁻² मीटर। ठीक है, और क्या दिया गया, यदि लिफ्ट द्वारा उठाई जाने वाली कार का द्रव्यमान 1400 kg है। ठीक है, मतलब द्रव्यमान जो दिया जा रहा है, द्रव्यमान कार की वो है 1400 kg। तो F1 का मान ज्ञात कीजिए, कार्य को संपन्न करने के लिए आवश्यक दाब की भी गणना कीजिए। मतलब F1 भी निकालना है और जो दाब होगा वो भी निकालना, चूंकि प्रेशर सभी जगह सेम होगा, P1 लिखे P2 लिखे सब सेम होने वाला। तो द्रव्यमान तो गिवन आ गया, लेकिन मुझे F2 निकालनी है। तो मैं कहता हूं कि ये कार जो है इसका द्रव्यमान है, भार कितना होगा, कार का भार mg होता है, जो 1400 क्रॉस कितना रख ले भाई, g की वैल्यू रख लेते हैं 9.8। ठीक है, कितना रख लेते हैं 9.8। चलिए, ये तो हो गया हमारा, इसका भार निकल गया। ठीक है, आइए अब करते हैं बात। क्या करना है, यहां पे जो फॉर्मूला हमने अभी निकाला था वही रखते हैं और हम यहां पर F1 कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या निकाला था, तो देखिए ना, F2 इक्वल्स टू A2 अपॉन A1 F1। तो देखिए करता हूं मैं यहां से, चूंकि पास्कल के नियम से, पास्कल के नियम से क्या कहा था भैया, पास्कल के नियम से क्या है, तो पास्कल के नियम से हम ऐसा कह सकते हैं कि स्थिर द्रव में, मतलब संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में दाब का मान
सभी बिंदुओं पर समान होता है। मतलब मैं कह सकता हूं P1 इक्वल्स टू P2 होता है, मतलब मैं कह सकता हूं F1 अपॉन A इज इक्वल्स टू F1 अपॉन A1 इक्वल्स टू F2 अपॉन में A2। अब अगर F1 ही निकालना है तो क्या लिखेंगे आप, A1 अपॉन में A2 टाइम्स ऑफ F2। और थोड़ी सी मैं बात करूं तो A1 और A2 क्या निकलेगा भाई, तो मैं कह देता हूं कि ये पिस्टन्स, ये कैसे भाई, रेडियस दिया है मतलब एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई R1 स्क्वायर, पाई R2 स्क्वायर इंटू F2। पाई से पाई भी कैंसिल हुआ। F1 इक्वल्स टू फॉर्मूला जो मिल गया वो R1 अपॉन R2 का स्क्वायर इंटू F2 मिला है ना, R1 अपॉन R2 का स्क्वायर इंटू F2। तो चलिए ना इधर साइड में कर लेते हैं हम इसको सॉल्व। पास्कल के नियम पर आधारित प्रश्न चल रहा है ना। इसी के लिए हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या दिख गया यहां पर, F1 इक्वल्स टू R1 अपॉन में R2 का स्क्वायर, R1 अपॉन में R2 का स्क्वायर टाइम्स ऑफ F2। अब यहां पर गिवन है R1, गिवन है R1 कितना था भाई, तो ये था 5 इंटू, देख लेते एक बार, हाँ 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, 10 टू द पावर माइनस 2 अपॉन 15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का स्क्वायर इंटू F2। F2 आ चुका है 14,000 क्रॉस 9.8, 14,100 है आई थिंक, 1400 है इंटू 9.8। 9.8 को 10 ले लेंगे तो और अच्छा बन जाता। खैर चलो ठीक है, देखते। ये तो कैंसिल हो गया, ये 5 से 3 बार में कैंसिल हो गया, तो ये 1/9 गुणे 9.8 गुणे 1400, यही बनेगा, है ना। अब इसको कैंसिल ही कर लेते हैं, एक बार में चला गया, ठीक है। डेसिमल का डेसिमल उतार दीजिए, 80 आया, 8 जो होगा, है ना, तो 80 हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये 8 बार में ही जाना चाहिए। 1.8 इंटू 1400 करीब करीब, ठीक है, 1.8 इंटू 1400 बन जाएगा। एक काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना बन जाएगा भाई, 18 से करते हैं, ये 0 0 लगा दिया, 18 से कीजिए, 18 दूनी 36, 38 54 72, है ना, तो 2 7 बच गया यहां पर, ठीक है। 18 कम 18, 18 और 7 25, ठीक है। कितना बच गया भाई, 18 और 7 25। अब क्या करना है, एक डेसिमल छोड़ करके इधर से डेसिमल लगा दीजिए, यानी 2520। यह आया F1 का मान, है ना। ये किसका मान आ गया, F1 का मान। कुछ गड़बड़ है क्या, आई होप कि कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। लेट्स सी, एक बार चेक करते हैं। एक काम करो यार, इसको 10 लिखता हूं, हटाओ, खत्म करो। ये 1 अपॉन, ये 10 टू द पावर माइनस 2 कैंसिल हो गया था, तो 1/9 इंटू 1400 इंटू 10 कर देते हैं, 14,000 हो गया अल्टीमेटली। अब 9 से काट लेते हैं, इसको खत्म करिए, 9 से काटिए तो कितना हो जाएगा, 9 कम 9 5 14, ठीक है। तो 9 कम 9 ही फिर से जाना पड़ेगा, ठीक है। ये कितना हो गया था भाई, 9, सॉरी एक सेकेंड, 9 से एक बार में लेकर के 9 एकम 9, है ना। कितना बचा है, 5 बचा है, 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो 9 9 दूनी 18 27 36, 9 5 45, 5 बार में 45 हो गया, ठीक है। फिर से 5 बचेगा, 50, मतलब ये 1 0 खत्म हो गया था, ये 1 0 फिर से खत्म हुआ, 9 5 45, फिर से 1 0 खत्म होगा, 5, फिर से क्या उतरेगा भाई, तो फिर से अगर हम दशमलव ले लेते हैं तो फिर से वो 5 5 चलता ही जाएगा। तो ये हो गया 1555.55, मतलब 1555। क्या मिल गया भाई, F1 की जो वैल्यू आ गई, ये कितने आ गए, 1555, ठीक है। और अगर इसको 2-3 पॉइंट इधर खिसका दीजिए तो 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन। F1 का जो बल आया वो कितना आया भैया, F1 बल जो आया वो 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन करीब करीब आ जाएगी। 1.6 भी लिख सकते हैं, बट 5 लिख लिया।
1.5 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन, ये बल का मान आ गया। अच्छा, ये तो आपने बल निकाला। अब जब बल निकाला तो मैं कहता हूं कि बल नहीं भैया, अब एक काम करो, दाब और निकालो। तो दाब बराबर आप कहते हैं कि होता है बल बटा में क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या होता है? बल बटा में क्षेत्रफल। तो भैया ये जो बल का मान आ गया है ना, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3, क्षेत्रफल जो था R1 पहला वाला, ठीक है, वो कितना है भाई? 5 इंटू 10 टू द पावर -2। इसको उड़ाएंगे तो आपको पता है एक 10 नीचे लगाना पड़ता है। 5 से ये 3 बार में कैंसिल हो गया, 3 गुणे ये नीचे से एक 10 की पावर 1 तो खत्म ही होगी ना, 10 की पावर 2 बची है, ठीक है ना, इसमें से, या फिर इसको -1 कर दीजिए तो ये कितना बचेगा? 10 की पावर 2। ठीक है, चलेगा भाई। देखिए ये एक कैंसिल हो गया, 2 बचा। अच्छा, ये भी नहीं बचेगा क्या? ठीक है, तो ये तो हमारा सिंपली बच गया कितना भैया? 3, 5 3 15, 3 बचा। अरे यार कर लो, घबराने की कोई बात ही नहीं। इसको 10 किया था, ये 3 था, है ना, काहे के लिए कंफ्यूजन पालना। ये 2 ऊपर चला जाएगा भैया, तो ये -2, ये 1 हो चुका है, तो ये +1 हो गया, मतलब 3 गुणे 10 की पावर 4 हो गया ना। सही है अभी। दाब जो निकल के आया, प्रेशर जो निकल के आया, 3 इंटू 10 टू द पावर 4 पास्कल। ठीक है, चलिए क्लियर हो गई बात, है ना? ठीक है, और कुछ कहीं पे भाई एक बार देख लेते हैं। ठीक है, चलेगा चलेगा चलेगा, फाइन। तो यहां पे हमें कंप्लीट निकल के आ चुका है भाई, जो हमसे मांगे रहे थे कि भैया F1 निकाल दीजिए और दाब की गणना कर दीजिए, तो हमने F1 भी निकाल दिया और दाब की भी गणना कर दी। दोनों ही जगहों पे सेम दाब होने वाला, इधर भी और इधर भी, दोनों ही साइड पे सेम दाब होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम जरा एंड डिस्कस करते हैं हम हाइड्रोलिक ब्रेक की। अच्छा, आपको पता है जैसे कि आप ना एकदम नॉर्मली सोच करके देखो ना, आपके साइकिल में जो हैंड ब्रेक्स होते हैं, जरा उनको एक बार आप सोचिए। तो साइकिल में जो आपके ब्रेक होते हैं, वहां पे अगर आप देखेंगे तो आप ब्रेक की जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो बहुत ज्यादा कॉज करते हैं। ये देखिए, मैं कैसा बात करना चाह रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये साइकिल की आपकी हैंडल है, ठीक है ना, ऐसा। चलिए, अब क्या होता है कि यहां पे अगर आप ब्रेक्स देखते हैं तो इस तरीके से एक अरेंजमेंट ऐसा कसा होता है। अब ये ब्रेक्स में होता क्या है, तो ये डिस्प्लेसमेंट अगर आप देखेंगे तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा होता है। ये थोड़ा सा और बड़ा करता हूं, ऐसा कुछ होता है पूरा ऐसा, ये ब्रेक यहां से। अब इस ब्रेक को इतना आप डिस्प्लेस करते हैं तो यहां पे से एक अरेंजमेंट होता है जो सामने वाले पहिए पर ले जाता है, और ऐसी एक अरेंजमेंट्स में जाकर के इस रिम को क्या करता है भैया, वो घिसना शुरू करता है, जिसके कारण आप साइकिल रोक पाते हैं। तो ये हो क्या रहा है अल्टीमेटली, तो मैं ऐसा कहता हूं कि जहां पर आपने ब्रेक अप्लाई करी है, यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है, यहां पर जो विस्थापन है, और जो आपके पहिए और रबर बैंड जो होता है जो जाकर के पहिए को घिसता है, उसका जो विस्थापन है, उसको एक बार आप कंपेयर करके देखिए कितना होता है। तो आप यहां पे जो विस्थापन करते हैं ना, जो जहां पे ब्रेक आप लगाते हैं, वो बहुत ज्यादा विस्थापन होता है, और रबर और आपके पहिए के बीच के जो गैपिंग है वो बहुत कम होती है। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये इतना सारा विस्थापन जो आपने कॉज किया, इतना सारा जो बल लगाया, वो तो ये जो वायर था उसने ही अवेल कर लिया। यानी इस वायर के खुद के अंदर में विकृति उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण यहां तक पहुंचते पहुंचते उस बल का इफेक्टिव मान बहुत कम हो जाता है। अब इसी तरीके से जो पीछे वाले पहिए पे जाता है ब्रेक लगने के लिए ऐसा, तो ये तो भैया और कम हो जाता है। आगे वाला ब्रेक तो फिर भी इतना सही चलने के जाना होता है, पीछे वाले पे तो बहुत दूर चल के जाना होता है, ये और कम हो जाता है। मतलब आप एक बहुत सारा डिस्प्लेसमेंट कॉज करते हो जहां ब्रेक अप्लाई करते हो वहां पे, लेकिन पहिए पर जो डिस्प्लेसमेंट कॉज होता है वो बहुत ही छोटा सा होता है। तो ये तो बड़ी लफड़े की चीज हो गई ना। अब अगर मान लीजिए ट्रक्स में बात करूं, तो ट्रक के इंजन से पीछे अगर बड़ा ट्रक हो, अब ट्रक के इंजन से अगर मैं बात करना शुरू करूं तो भैया इंजन का पोजीशन और नीचे पहिए की पोजीशन, या फिर मुझे चलिए पिछले वाले पहिए पे ब्रेक लगाना है, या मुझे ट्रेन में ब्रेक लगानी है। अब क्या कर भैया, ट्रेन में ब्रेक, तो पीछे वाला बोगी तो बहुत मतलब कई 100 मीटर दूर है। अब कई 100 मीटर अगर दूर हो गया, मान लीजिए 300 मीटर दूरी पर है ना,
200 मीटर ही दूरी पर है। अब 200 मीटर दूरी पर जाते जाते ये वायर तो भैया आपके द्वारा लगाया गया सारा ही बल झेल जाएगा, मतलब आखिरी वाले को तो पता भी नहीं पड़ेगा कि आपने है ना वहां पे ब्रेक अप्लाई करी। अदरवाइज आप ब्रेक ऐसा दबाओ, यहां से ब्रेक दबाते दबाते यहां तक लेकर के जाओगे, इतना सारा डिस्प्लेसमेंट कॉज करेंगे तो जाकर के आखिरी वाले पॉइंट पे, आखिरी वाले बोगी में इतना छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कॉज होगा। तो ये क्या हो रहा है भाई, उसके ही अंदर, उस वायर के अंदर ही विकृति उत्पन्न हो गई। तो ये तो बड़ा लफड़े वाला काम है भाई, ऐसे तो ब्रेक ही नहीं लगाया जा सकता। तो फिर हमने ढूंढा क्या भाई, हाइड्रोलिक ब्रेक्स। हाइड्रोलिक ब्रेक का मतलब एक बार जब आया था ना हाइड्रोलिक ब्रेक, थोड़े से ज्यादा पॉपुलर हुए थे, तो लगभग सभी गाड़ियों के पीछे लिखा दिखता था आपको पावर ब्रेक, पावर ब्रेक। अरे भैया हाइड्रोलिक ब्रेक है वो, है ना। उसमें क्या करना शुरू कर दिया, जैसे अभी स्टीयरिंग्स में भी काम होता है। पहले ट्रकिंग्स की स्टीयरिंग्स बहुत टफ होती थी, अब ट्रकिंग से स्टीयरिंग हो या फिर कार की स्टीयरिंग हो बड़ी स्मूथ होती है। रीजन क्या है, हाइड्रोलिक्स यूज होती है। आप थोड़ा सा फोर्स लगाते हो और उसका बहुत ज्यादा फोर्स बना करके पहिए तक पहुंचा दी जाती है। ब्रेक में भी सेम कहानी हो गई कि भैया ब्रेकिंग करने का तरीका अब करना पड़ा थोड़ा सा आसान, क्योंकि ब्रेकिंग बहुत टफ होगा, बहुत तेज चल रही है कोई चीज, उसको रोकना बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ता। पीछे वाले पहिए तक जाने के लिए आपको है ना एक बहुत ज्यादा डिस्प्लेसमेंट भी कॉज करना पड़ता है। तो ये सब लफड़े का काम था, इससे बचने के लिए हमने बनाई क्या, हाइड्रोलिक ब्रेक्स। और कैसे बनाए तो देखिए, इस प्रकार के ब्रेक का उपयोग मोटर गाड़ियों, ट्रकों आदि भारी वाहनों में किया जाता है। इस ब्रेक के उपयोग से कम बल लगाकर आसानी से गाड़ियों को नियंत्रित की जाती है। इस ब्रेक का सिद्धांत भी द्रव चलित लिफ्ट के समान है। वो प्रिंसिपल तो सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। जो द्रव चलित लिफ्ट में हमने प्रिंसिपल देखा था वही है। ये देखिए इसका अरेंजमेंट, ये ब्रेक पैडल होता है, यहां से आपको ब्रेक अप्लाई करना होता है। ये एक लीवर के जरिए यहां पहुंचता है और लीवर एक पिस्टन पे है। ये पिस्टन क्या होती है भाई, अब ये आपने इधर प्रेस किया तो ये इधर प्रेस होगा, ये प्रेस होगा तो ये पिस्टन इसको अंदर की तरफ धकेलेगा। पिस्टन अंदर की तरफ धकेलेगा तो यहां पर आप देखेंगे तो क्षेत्रफल कम है, एरिया कम है। इसको एक पतले से लाइन में लेकर के गए, जैसे आपको पता ब्रेक ऑयल डालनी पड़ती है भाई। अभी जो डिस्क ब्रेक जो आती है आपके बाइक्स में, वो भी, उसमें भी आप देखिए लिक्विड डालता है और पूरा एक अरेंजमेंट लगा होता है जहां ब्रेक लगनी होती है। वो यही है अल्टीमेटली। क्या कर रहा है जरा देखिए, आपने यहां पे जैसी ब्रेक लगाया, तुरंत के तुरंत बिना लैग किए, बिना ही पास किए, बिना ही आयतन के अंदर विकृति आए, ये तो लिक्विड है ना, तो ब्रेक ऑयल के जरिए ये पूरा प्रेशर कैरी होता हुआ आ चुका है यहां पे। ये भी एक पिस्टन है, ये इधर से और इधर से दोनों साइड से ये भी एक क्या है, पिस्टन है। अब ये जो लिक्विड आपके अंदर से आया, ये इधर और इधर, इन दोनों को क्या करेगा, ये देखिए ये बीच में आया, ये बीच में आया ऐसा, और ये इन दोनों को बाहर की तरफ धकेलेगा। भाई जहां जगह होगी उधर खुलेगा, आप इधर से दाब लगाओगे और ये दोनों साइड से खुला हुआ पिस्टन है, तो ये क्या करेगा भाई, ये इधर की तरफ बल लगाएगा, इधर की तरफ। जब ये दोनों बल लगाएंगे तो इससे एक आर्म जुड़ी है, इससे भी एक आर्म जुड़ी है, और इनको एक स्प्रिंग से कस देते हैं ताकि जब आप बल नहीं लगाओ तो ये दूर हट जाए। अब जब आपने फोर्स लगाया तो ये ऐसे, ये हमारा पहिया है, ये जो है ना, ये हमारा पहिया है, और इसको ब्रेक शू कहते हैं। ये साइड में इधर और इधर साइड में ये जो लगा ना, इसको ब्रेक शू कहते हैं। ये आपने टू व्हीलर्स में बदलवाए होंगे ब्रेक शू, ये होती है ब्रेक शू। ये इस ड्रम को घिसती है, ये ब्रेक शू इसी के ऊपर लगी हुई है। अब क्या होता है, जैसे हमने फोर्स लगाया, ये ऐसा लगा हुआ है, पहिए से टच नहीं है, लेकिन ये जैसे ही, ये एक ही दिखाता हूं मैं, ये पहिए से टच नहीं अंदर है, ये फोर्स लगाएगा मतलब इसको मैं बाहर धकेलूंगा तो ये जाकर के इस पहिए पे टच हो जाएगा। तो ये जाकर के क्या होगा, इस पहिए पे टच हो जाएगा, इधर साइड से भी जाके ये पहिए पे टच होगा। तो ये जो पहिया ये बाहर बाहर से चल रहा था, ये पहिया अब क्या हो जाएगा, ये जो पहिया चल रहा था ना, अब ये पहिया क्या हो जाएगा भैया, ब्रेक लग गया ना, अब ये घिसने लगा ना कोई आकर के, तो ये रुक जाएगा। फिर आप यहां से पैडल से हटा लेंगे, मतलब ये क्या होगा भाई, ये लीवर, ये पिस्टन बाहर आ जाएगा, यहां पे जो एक्सेस आपने प्रेशर लगाया तो वो हट जाएगा, तो ये स्प्रिंग इसको खींच करके वापस अपनी जगह पे ला देगी। फिर से आपने ब्रेक लिया, ये फिर से ऐसा एक्सपांड होकर के चिपक गया। ये होता है हमारा हाइड्रोलिक ब्रेक। इसमें क्या हुआ भाई, आयतन विकृति कुछ भी नहीं हुई, तो मैंने यहां पे जितने अमाउंट का, मतलब जितना डिस्प्लेसमेंट कॉज किया, एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कॉज किया, उसकी वजह से पूरा काम हो गया। और पिस्टन ये छोटा सा है, तो यानी यहां पर F1 का मान कम होगा, यहां पर F2 का मान क्या कर लिया गया, बढ़ा लिया गया, और आसानी से उस व्हीकल को, उस गाड़ी को, उसके पहिए को रोक सकते हैं। तो देखिए क्या कह रहे हैं, द्रव चलित ब्रेक की संरचना चित्र में प्रदर्शित की गई है। इसमें एक मुख्य बेलन, मतलब मास्टर सिलेंडर होता है, ठीक है ना, M, मास्टर सिलेंडर M होता है। अभी इन सबको हटाता हूं, थोड़ा सा साफ दिखेगा, है ना। मास्टर सिलेंडर है भाई, है ना, इसके अंदर में ये जो है ये मास्टर सिलेंडर होता है, ठीक, मुख्य बेलन कहते हैं इसको।
जिसका संबंध एक पाइप टी द्वारा पहिया बेलन, एक पाइप जो है ये टी द्वारा पहिया के पास में जो बेलन है उसके जरिए, गतिपालक बेलन जिसको कहते हैं, पहिया बेलन W से होता है। ठीक है, ये W है, ये है। मुख्य बेलन M में पिस्टन P लगा होता है जो कि एक लीवर सिस्टम L द्वारा, ये मुख्य में क्या है भैया, ये M में एक पिस्टन P है जो लीवर का मतलब समझे, ये ऐसे अरेंजमेंट, आप इधर फोर्स लगाते हैं लेकिन ये इधर जाएगा। ठीक है, लीवर के द्वारा L द्वारा ब्रेक पैडल B से जुड़ा होता है। पहिया बेलन W में पिस्टन P1 तथा P2 लगे होते हैं जिनका संबंध ब्रेक शू से S1 और S2 से होता है। ये P1 और P2 एक इधर में भी और एक इधर में भी, दोनों तरफ से ये पिस्टन काम करता भाई, तो बराबर काम करेगा, फोर्स दोनों तरफ तो बराबर ही आते हैं। तो P1 और P2 लगे होते हैं जिसका संबंध ब्रेक शू से होता है, S1 तथा S2 से होता है। स्प्रिंग S द्वारा ब्रेक शूज को अपनी स्थिति में व्यवस्थित रखते हैं। ये क्या हुआ, जब आपने पिस्टन पे फोर्स लगाया तो ये जाके पहिए को घिसेंगे, और जब आपने यहां पे कोई प्रेशर नहीं लगाया है तो ये स्प्रिंग क्या कहते हैं, इनको वापस से खींच के अपनी पुनरावस्था में भी तो लाना पड़ेगा ना, तो पहिया चलेगा कैसे, हमेशा ही फ्रिक्शन अवेलेबल रखेंगे तो पहिया चल नहीं पाएगा भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जब ब्रेक पैडल पर लगाए गए बल को हटा देते हैं, इस पे से जब ब्रेक पैडल पर से बल हटा देते हैं तो स्प्रिंग एस के कारण दोनों ब्रेक शूज अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आते हैं, जिसकी मैं बात करूं कि आपने फोर्स लगा के इनको घिसने को तो दिया था, फोर्स हटा लोगे तो वापस अपनी स्थिति में आना चाहिए भाई। फलस्वरूप जो ब्रेक ऑयल पहिया बेलन में चला गया था वह पुनः अपने एम में लौट आता है। मतलब अगर जब ये अपनी जगह पर वापस जाएंगे तो ये जो डब्ल्यू में आ गया था लिक्विड, वह लिक्विड वापस से चल करके इस एम में आ जाएगा, और फिर से जब आपने यहां पे ब्रेक पैडल पे फोर्स लगाया तो ये एम से चल करके ये टी के जरिए फिर से डब्ल्यू में आ गया। फिर से आप ब्रेक हटाएंगे तो ये स्प्रिंग क्या करेगा भाई, अपने आप को खींचेगा और ये वाला वापस से लिक्विड वहीं के वहीं पहुंचा देगा। ठीक है, तो मतलब ये समझ में आ चुका भाई कि जो ये मुख्य बेलन M है इसका संबंध अन्य पहियों में लगे पहिया बेलनों से होता है, अतः ब्रेक पैडल को दबाने पर सभी पहियों की गति मंद पड़ने लगती है और अंत में सभी पहिए एक साथ रुक जाते हैं। ये पॉइंट सबसे बड़ा यही था कि सभी पहिए एक साथ भी तो रुकने चाहिए ना, है ना। जब अब साइकिल में क्या होती है भाई कि हमारे पास एक लेफ्ट साइड का ब्रेक और एक राइट साइड का ब्रेक है, अगर दो ही पहिए हैं, लेफ्ट में ब्रेक लगा रहे हैं तो लेफ्ट वाला रुकेगा, राइट में तो राइट। लेकिन इसमें क्या होता है, जब हम कार की बात कर रहे हैं, हम जब 4 व्हीलर्स 6 व्हीलर्स इस तरीके से बात करेंगे तो उसमें दो पैरेलल में चल रहे होते हैं ना। आपने जब ब्रेक अप्लाई किया, पता चला लेफ्ट वाला रुक गया और राइट वाला रुक ही नहीं रहा, तो कार तो ऐसे टर्न हो जाएगी। तो एक साथ लगने चाहिए, बराबर लगने चाहिए। जैसे कि अगर आपने ट्रैक्टर्स में अगर किसी के यहां भी ट्रैक्टर होगा, खेती किसानी होती है तो आपने देखा है, पता है क्या, उसमें है ना जो ब्रेक्स होते हैं वो अलग अलग दिए जाते हैं, पता है, लेफ्ट साइड के लिए ब्रेक अलग, राइट साइड के लिए अलग, और नीचे एक प्लेट देते हैं कि अगर कनेक्ट कर दोगे तो दोनों एक साथ लगेंगे और कनेक्ट नहीं करोगे तो दोनों अलग अलग लगेंगे। कब यूज करते भाई, तो जब हमें जरूरत पड़ती है, कहाँ, एग्रीकल्चर के टाइम पे, जब खेतों की है ना क्या कह सकते हैं, खुदाई करनी होती है, कुछ बुआई करनी होती है, तब क्या होता है कि आपको ऐसा टॉर्क, आपको ऐसा घूमना है, तो आपको पता है ना कि लेफ्ट वाला कम घूमेगा और राइट वाला ज्यादा घूमेगा, तो वैसी स्थिति में आपको लेफ्ट साइड का ब्रेक पकड़ना पड़ेगा ना भाई, तब तो राइट वाला ज्यादा घूम करके आएगा। तो ट्रैक्टर्स एक्चुअली एग्रीकल्चर में यूज होने वाली चीज है, तो उसमें है ना थोड़ा सा और एडवांस चीजें दे दी, बट पॉइंट समझिए कि ये कार्यक्रम यही हो रहा है, लगना यही है। आपने फोर्स लगाया है, यहां से वो लिक्विड यहां तक फ्लोट होकर के आ रही है और यहां पर आने के बाद ये लिक्विड क्या करती है, तो ये दोनों तरफ में जो गतिपालक पहिए के लिए ब्रेक शूज होता है वो जाकर के एक्सपांड होकर के आपके पहिए को रोक रहा होता है, और ये सेम काम बाकी पहियों के ऊपर भी एट द सेम टाइम सेम रेशियो में होना चाहिए। तो इसलिए इसको बाकी के जो भी पहिए होते हैं उनके साथ में भी इस एम को कनेक्ट करते हैं। ये जो टी जो कनेक्टेड है, ये दिख रहा है ना, यहां के बाद और अभी आगे जाएगा, ये इसके बाद अभी और आगे जाएगा, वहां पर भी कनेक्ट होगा। और चूंकि लिक्विड प्रेशर सब जगह सेम होगा, तो जितना यहां W पे, तो मैं इसको W1 कह लेता हूं, एक इधर और पहिया होगा तो उसको W2 कह लेता हूं, उस पे भी सेम अमाउंट पे लगेगा। और यही चीज जब रेलवेज में जाते हैं तो वहां पर ये कैरी नहीं करते, वहां पे जो होता है वो फोकॉल्ट करंट जनरेट करते हैं, एडी करंट जनरेट करते हैं, और उसकी वजह से उसके पहियों में ब्रेक लगाते हैं। उसमें थोड़ा सा डिफरेंट आने वाला है, नेक्स्ट ईयर आएगा वो भी, फोकॉल्ट करंट भी, भंवर धाराएं, इलेक्ट्रिसिटी के जरिए वो काम कराया जाता है, क्योंकि उसमें बहुत दूर जाना है, उसमें ये अरेंजमेंट भी फेल हो गया। क्लियर है ना। जैसे मैंने आपको बताया था कि भैया हमें जब एक वायर को यूज करते हैं तो उसमें विकृति मिल जाती है, इसलिए वो पूरा का पूरा फोर्स एक्सर्ट नहीं कर पाता पहिए तक, तो हमने ये लिक्विड लिया है, इसमें तो नहीं होगा ऐसा। ठीक है, चलिए, तो इस सेशन को आप क्या करें भाई,
आई थिंक कर लेते हैं यहीं पर समाप्त, है ना। तो इस सेशन को करते हैं यहीं पर समाप्त। जैसा कि मैग्नेट ब्रेन्स हमेशा हमेशा से कमिटेड है भाई एक हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, और ये सारे ही कोर्स कंटेंट हम लेकर के आते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और साथ ही साथ आपको बता दूं तो ये पूरे कोर्स कंटेंट एनसीईआरटी बेस्ड है, मतलब आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हो या फिर आप सेंट्रल बोर्ड से हो, आपको घबराने परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये पूरे कोर्स कंटेंट आपके अकॉर्डिंगली डिजाइन किए गए हैं। और इंप्रोवाइजेशन और इंप्रूवमेंट के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक को फॉलो कीजिए एंड चेकआउट कर सकते हैं अपने लिए बुक्स एंड ई बुक्स जो कि एक्सक्लूसिवली मैग्नेट ब्रेन्स की टीम द्वारा डिजाइन किए गए हैं आपके लिए। एंड अब वो हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है भाई, तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है। आपको हर तरीके से सपोर्ट करने के लिए मैग्नेट ब्रेन्स की टीम तैयार खड़ी है। तो भाई जिस तरीके से आप कनेक्टेड है हमारे YouTube चैनल पे, उसी तरीके से हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दैट इज फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, जहां पर कोई सजेशन सुझाव हो हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारी तरफ से कोई नई इंफॉर्मेशन, कोई नई अनाउंसमेंट आती है वो फटाफट आप तक पहुंच सकती है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और इसे अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि उन्हें भी तो बताना है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आते हैं क्वालिटी एजुकेशन एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिल रहे हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और धमाकेदार कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने आसपास सबका बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।